नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में बिहार के जमुई में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आवास देहरादून में सीएम धामी ने वर्चुअली हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद पीएम जन मन योजना के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ने प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उधम सिंह नगर के कुल्हा और कोटद्वार के लच्छमपुर में पीएम जन मन योजना के तहत 2 हॉस्टल बिल्डिंग का शिलान्यास भी किया। वहीं केदारनाथ उपचुनाव से पहले एक अहम फैसला लिया गया है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को अब मतदान किया जाएगा। वहीं निर्वाचन आयोग ने विधानसभा उपनिर्वाचन के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया। इसके तहत रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ निर्वाचन क्षेत्र में मतदान दिवस पर 20 नवंबर को एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। यह निर्णय मतदाताओं को अपने मताधिकार का सही तरीके से प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने और चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से लिया गया है। तो स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्थान सभी 20 नवंबर को बंद रहेंगे। सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ लोगों से मतदान करने की अपील भी की गई है। तो निर्वाचन आयोग की तरफ से यह अहम फैसला लिया गया है। 20 नवंबर को सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया गया है। तो स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्थान सभी 20 नवंबर को बंद रहेंगे। साथ ही साथ चुनाव आयोग की तरफ से भी, निर्वाचन आयोग की तरफ से भी लोगों से उनके मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपील की गई है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने पैतृक गांव में पोलिंग बूथ ब्राह्मण थाला से संगठन महापर्व के तहत संगठन चुनाव की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह राणा और शक्ति केंद्र सहयोगी विजयपाल सिंह रावत की मौजूदगी में सर्वसम्मति के अध्यक्ष पद पर अमरीश प्रसाद थपलियाल को चुना गया है। आशा नोटियाल जिंदाबाद, आशा नोटियाल जिंदाबाद, महेंद्र भट्ट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संगठन पर्व का तृतीय चरण प्रारंभ हो चुका है। आज से बूथ के चुनाव संगठन के प्रारंभ हो गए हैं। मैंने आज अपने बूथ से इसको प्रारंभ किया है। 20 तारीख तक सभी बूथों पर संगठन के चुनाव होंगे और 22 तारीख को दिल्ली के अंदर पुनः संगठन पर्व की बैठक होने वाली है, जिसमें मंडल अध्यक्ष का चुनाव, उसके बाद जिला अध्यक्ष का चुनाव और फिर प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की विधिवत तिथि घोषित होगी। और मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यथातिथि उत्तराखंड संगठन अपने इस संगठन पर्व को पूर्ण करेगा। जिन मंडलों में 50% बूथों का विधिवत चुनाव होगा, उसका मंडल अध्यक्ष का चुनाव होगा और मंडलों के अंदर 50%, जनपद के अंदर 50% मंडलों के संगठन चुनाव के बाद जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा और 50% अधिक जिलों के चुनाव के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। और मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड के अंदर हम 100% चुनाव बूथ से लेकर मंडल जिले का करेंगे और संगठन पर्व का हम यथासमय अपने संगठन पर्व के कार्य को पूर्ण करेंगे। वहीं केदारनाथ उपचुनाव के रण में आरोप प्रत्यारोप के नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर सीएम धामी और बीजेपी का घेराव कर रही है। कांग्रेस पर मुख्यमंत्री ने जवाबी हमला भी बोला है। सीएम ने कांग्रेस के कार्यकाल में मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर निर्माण मुद्दा उठाते हुए कहा कि मंदिर के उद्घाटन में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद थे। यही नहीं, इस मंदिर का निर्माण पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बीकेटीसी अध्यक्ष रहते हुए किया गया था। वहीं सीएम धामी के आरोप पर गणेश गोदियाल ने अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर पवित्र जल हाथ में लेकर शपथ ली है कि मंदिर निर्माण में उनका कोई योगदान नहीं रहा। जो लोग कहते थे उत्तराखंड में हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो लोग आज कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य बन गए, हम शिला ले गए। अरे भाई, आपने भी जो है बद्रीनाथ में बद्रीनाथ जी का मंदिर मुंबई में जाकर स्थापित करवा दिया। उस समय में आप मुख्यमंत्री थे, हैं हमारे श्री गणेश गोदियाल जी बीकेटीसी के चेयरमैन थे। तो उस समय में जो है कहाँ चले गए थे भाई? आपने क्यों ऐसा काम किया जो आज कह रहे हो शिला ले गए हैं? हमें तो जैसे ही पता लगा कि उस मंदिर का नाम जो है केदारनाथ मंदिर रख रहे हैं या कोई इस प्रकार की बात हो रही लोगों के बीच में से, हम तुरंत कैबिनेट में हमने एक फैसला कर लिया, हमने नियम बना दिया
कि आप कोई भी जो है हमारे धामों के नामों का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा, कोई ट्रस्ट नहीं बना पाएगा। वही देहरादून सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण ओवर स्पीड के साथ रैश ड्राइविंग है। प्रदेश में हर साल लगभग 85% हादसे इसी कारण से हुए। 9 महीने के तुलनात्मक आंकड़ों को देखें तो इनमें लगभग 1750 मौतें हुई है, जबकि 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इनमें से सैकड़ों लोग सदा के लिए दिव्यांग हो चुके हैं। पुलिस कुल 20 कारणों को लेकर सड़क दुर्घटनाओं का वर्गीकरण करती है। इनमें शराब या मादक पदार्थ के सेवन से ओवर स्पीड व रैश ड्राइविंग, नाबालिग चालक, वाहन चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल, सड़क के गड्ढों के कारण ओवरलोडिंग, नींद आना, रॉन्ग साइड वाहन चलाना, कई कारण शामिल है। इनमें सबसे बड़ा कारण ओवर स्पीड ही सामने आया। यह हालात तब है जब प्रदेश में ना तो कोई चौड़ी सड़कों और हाईवे का जाल है और ना ही कोई एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। पहाड़ और मैदान की तंग सड़कों पर रफ्तार के सातंक में हजारों जिंदगियां काल के गाल में समाती हुई हर दिन नजर आ रही है। तो हर साल लगभग 85% हादसे होते हैं। अब आपको सीधे ले चलते देहरादून, जहां आदि गौरव महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। तो राज्य जनजातीय शोध संस्थान ने इसका आयोजन किया है। कार्यक्रम में सीएम धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। तो मुख्यमंत्री सीएम धामी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए। तो राज्य जनजातीय शोध संस्थान ने इसका आयोजन किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जनजातीय सशक्तिकरण के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। सीएम धामी और पीएम मोदी दोनों की ही तस्वीर लगाई गई है। तमाम दिग्गज अतिथि भी इस आयोजन का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ सीएम धामी मुख्य अतिथि के तौर पर इस आयोजन में शामिल हुए हैं। राज्य जनजातीय शोध संस्थान की तरफ से इसका आयोजन किया गया है। आदि गौरव महोत्सव का आयोजन किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कलाकार अपनी प्रस्तुति पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सांस्कृतिक प्रस्तुति पेश की जा रही है कलाकारों के द्वारा। तो कार्यक्रम में सीएम धामी भी शामिल हुए हैं। आदि गौरव महोत्सव का आयोजन किया गया है। राज्य जनजातीय शोध संस्थान ने इसका आयोजन किया है। तो अपनी पुरानी संस्कृति को पेश करते हुए लोग, कलाकार नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ कलाकार अपनी प्रस्तुति पेश करते हुए सीएम धामी के सामने। तो राज्य जनजातीय शोध संस्थान ने इसका आयोजन किया है। कार्यक्रम में सीएम धामी भी शामिल हुए। आप देख सकते हैं तो तस्वीरों में किस तरीके से कलाकार अपनी प्रस्तुति साथ ही साथ अपनी संस्कृति को भी पेश कर रहे हैं। तो इस आयोजन में कई दिग्गज मेहमान भी शामिल हुए हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम धामी भी इस आयोजन में शिरकत कर चुके हैं। राज्य जनजातीय शोध संस्थान ने इसका आयोजन किया है। आदि गौरव महोत्सव, इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम धामी बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। मंच पर लोक संगीत के धुन पर कलाकार नाचते हुए नजर आए। ढोल नगाड़ों की आवाज पर कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं अपनी संस्कृति और अपनी कला को बचाते हुए जनजातीय समूह कलाकार नजर आ रहे हैं। तो आदि गौरव महोत्सव का आयोजन किया गया है। बेहद भव्य महोत्सव, जिसमें सीएम धामी भी शामिल हुए। राज्य जनजातीय शोध संस्थान ने इसका आयोजन किया है और तमाम कलाकार अपनी कलाओं को प्रस्तुत करते हुए मंच पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हुए नजर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में सीएम धामी भी शामिल हुए। साथ ही साथ कई दिग्गज मेहमान भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। आदि गौरव महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राज्य जनजातीय शोध संस्थान ने इसका आयोजन किया है, जिसमें सीएम धामी भी शामिल हुए।
फिलहाल देवभूमि समाचार में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। मेरठ के दौराला से रुड़की में शादी समारोह में शामिल होने आ रहे बारातियों की स्कॉर्पियो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि स्कॉर्पियो कार के परखच्चे उड़ गए और कार लगभग 100 मीटर पलटती हुई जा गिरी है। हादसा मंगलौर हाईवे पर हुआ है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घायलों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। हालांकि हादसे में 4 की मौत भी हो गई है, जिसकी पुष्टि की जा चुकी है। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। मसूरी के गांधी चौक और लंढौर बाजार स्थित दोनों गुरुद्वारा को गुरु पर्व को लेकर सजाया गया है। इस मौके पर 48 घंटे लगातार गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ का भी आयोजन किया गया। वह विशाल लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसको ग्रहण कर सभी श्रद्धालुओं ने गुरु नानक देव का आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर गुरुवाणी के माध्यम से संगत से आह्वान भी किया गया है कि वह गुरु नानक देव जी के बताए गए रास्ते पर चले, मेहनत के साथ साथ जनसेवा करे। मसूरी के मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने भी संपूर्ण देशवासियों को गुरु नानक की जयंती की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उनके पूर्वजों ने गुरु नानक जी की जन्मकुंडी बनाई थी, उसको मसूरी के लठौर गुरुद्वारा समिति को उपहार स्वरूप भेंट किया गया है। सिखों के प्रथम गुरु और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और मसूरी में भी और पूरे देश में जहाँ जहाँ पर सिख धर्म के लोग रहते हैं बड़ी धूमधाम से गुरु पर्व मनाया जा रहा है। और गुरु नानक जी के बारे में जितना भी कहो कम है, क्योंकि सिख धर्म के प्रचारक थे, संस्थापक थे और उनकी शिक्षा ये थी कि आप नाम जपो, कृत करो और वंड छको, मतलब भगवान का नाम लो और अच्छे कर्म करो और वंड के खाओ, मतलब बांट के खाओ। ये नहीं कि आप अकेले खाओ, आप पूरे बांट के खाओ। इसीलिए हर जितने भी हमारे देश में विदेश में गुरुद्वारे हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ पर हर वक्त लंगर चलता है और मानवता की सेवा होती है। इसलिए आज इस अवसर पर मैं अपने पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ और यही कहूँगी कि जिस प्रकार गुरु नानक देव जी सभी धर्मों को साथ लेकर चले, उसी प्रकार आज हम लोग भी इस देश में मेल मिलाप से रहें और प्यार से रहें। मसूरी अपने आप में बहुत ही अलग है। एक तो पर्यटन स्थल के होने के साथ साथ यहाँ पर जो भाईचारा जो लोगों का है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कभी भी कोई भी पर्व जो होता है किसी भी धर्म का, सब मिलकर इसको आपस में मनाते हैं। भाईचारा बहुत होता है। आज गुरु नानक जयंती है, 555वां पर्व यहाँ पर प्रकाश पर्व यहाँ पर मना रहे हैं। रात को यहाँ पर प्रकाश पर्व में पटाखे छोड़े जाएंगे, खुशियाँ मनाई जाएंगी। आज गुरु का लंगर यहाँ पर लोग बरतेंगे। रागी जी जो यहाँ पर बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो है शबद कीर्तन हुआ है। सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आए, मत्था टेका है। सबने अपनी आज के दिन अपने प्रदेश की, अपने देश की खुशहाली के लिए वाहिगुरु से प्रार्थना की है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो सिख धर्म है, जो सिख लोग हैं, जिन्होंने कोरोना काल में भी देश की सेवा करी, मेरा सर हमेशा झुकता है वाहिगुरु के लिए, इन शक्तिशाली लोगों के लिए जिन्होंने पूरे देश की सेवा करी है, हिंदुओं की रक्षा करी है। आज मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आज गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व था, जो कि लाइब्रेरी गुरुद्वारा साहब ने बड़ी धूमधाम से मनाया है। हजूरी रागी जत्थे ने बड़े अच्छे कीर्तन करे हैं और काफ़ी संगत का इकट्ठे हुए हैं। इस दिन हमने लंगर का भी आयोजन किया है और शाम को आतिशबाजी करेंगे और उस समय शाम को भी चाय का लंगर होगा। यहाँ पे सब पूरे जो भी रिलीजन के हैं, सारे रिलीजन के लोग आते हैं, माथा टेकते हैं और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उत्तराखंड में लोकायुक्त का मामला जहां समय समय पर चर्चाओं में रहता है, तो वहीं हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरकार की ओर से लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, लेकिन बैठक ना होने से पहले लटकता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में सरकार और विपक्ष पर भी लोकायुक्त के गठन को लेकर गंभीर नहीं होने के
आरोप लग रहे हैं। ऐसे में लोकायुक्त के चयन का मामला एक बैठक से दूसरी बैठक पर टाल दिया जा रहा है। लोकायुक्त को लेकर कांग्रेस भी गंभीर नहीं है। लोकायुक्त चयन समिति के सदस्य नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी अक्सर बैठक से नदारद नजर आते हैं और बैठक स्थगित कर दी जाती है। से कांग्रेस की पोल खुल गई है। एक तरफ तो वो लोहायुक्त की बात करते हैं और दूसरी तरफ बैठकों में नहीं जाते हैं, तो इसलिए उनका चरित्र सामने आ गया है और जनता इसीलिए समझते हैं पर कांग्रेस को उसका मुकाबला करती रहती है। जैसा जो मामला विनोद चमोली जी के साथ हुआ वही विपक्ष के नेताओं के साथ भी हो रहा है। उचित सम्मान विपक्ष को दिया नहीं जा रहा है, डेट्स हमसे पूछकर रखी नहीं जा रही हैं। यदि नेता प्रतिपक्ष का कोई और कार्यक्रम या कमिटमेंट है तो ऐसे में आप जबरदस्ती अगर उन पर बैठक की तारीख थोपेंगे तो कहीं ना कहीं जो बैठक की तारीख है वो सर्वानुमति से तय होनी चाहिए और एक सामंजस्य होना चाहिए आपस में। और अगर प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है तो ऐसे में मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष ने बाइकआउट की होंगी कुछ बैठकें बूथ में। ये तो जवाब तो वही दे सकते हैं कि क्यों वो बैठकों का हिस्सा नहीं बने, लेकिन लोकायुक्त को प्रवर समिति को सौंपने की जरूरत ही नहीं थी। विपक्ष तो कहीं भी हो हल्ला नहीं कर रहा, आप बना के तो शुरुआत तो करिए, आप आगाज करिए लोकायुक्त बनाने का। विपक्ष ने कब विरोध किया है लोकायुक्त बनने का प्रदेश में, जो क्योंकि हमारे संज्ञान में वही मामले प्रवर समिति में जाते हैं जिन मामलों पर विपक्ष एकमत नहीं होता, विपक्ष विरोध में होता है। यहाँ सदन में बहुमत भी आपका है, विपक्ष विरोध भी नहीं कर रहा है, फिर भी आप प्रवर समिति में डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है आप लटका रहे हैं पूरे मामले को। दून मेडिकल कॉलेज लगातार स्टाफ की कमी से जूझता हुआ नजर आ रहा है। दून मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी माना है कि दून मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि सीपीआर बन चुकी है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से तभी चलाया जा सकता है जब स्टाफ आ जाएंगे, क्योंकि हर लेवल पर कहीं ना कहीं दून मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी है, चाहे वो वार्ड बॉय हो या फिर सफाई कर्मी हो या फिर डॉक्टर नर्सेस। उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर जनवरी तक नई नर्स मेडिकल कॉलेज को मिल जाएगी और कई डिपार्टमेंट में हमने पीजी के लिए भी अप्लाई किया है। पीजी का नया बैच भी दिसंबर तक आ जाएगा। जैसे ही हमारे पीजी बढ़ते हैं और नया बैच आता है तो शायद हमारी जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाएगी। सोशल वर्कर्स हैं वो सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उन लोग के हर डिपार्टमेंट, जैसे कम्युनिटी मेडिसिन में उनका काम है, वो जैसे फील्ड में जाते हैं, घर घर विजिट्स करते हैं। जैसे उनका साइकियाट्री में भी उनका काम होता है, पीडियाट्रिक्स में वो लोग लगे रहते हैं कि बच्चों की काउंसलिंग करना है, उनका वैक्सीनेशन का देखना। तो वो लोग काफी डिपार्टमेंट्स में उन लोग का काम रहता है और वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और वो लोग उनके जो मानक है वो सरकार के हिसाब से एग्जाम देके वो लोग आते हैं, तो इस वजह से ऐसा होता है। अभी हम लोग का टेंडर फाइनलाइज हो गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही वार्ड बॉयज की नियुक्ति हो जाएगी। प्राप्त लोग की बन गई है, लेकिन इसकी शुरुआत एक तरह से हम कहेंगे हो गई है, लेकिन बहुत अच्छे से हम तभी चला पाएंगे जब हमारे पास स्टाफ आ जाएगा। तो अभी आपको पता है कि यहाँ पर हर लेवल पे स्टाफ की कमी है, चाहे वार्ड आयाज हो, वार्ड बॉयज हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सेज हो। तो उम्मीद हम कर रहे हैं कि शायद जैसे जल्दी शायद दिसंबर जनवरी तक हमें नई नर्सेज मिल जाएंगी। और नए हम लोगों ने जो है कुछ डिपार्टमेंट्स में पीजीज के लिए भी अप्लाई कर रखा, और आपको पता है कि नया पीजी का बैच भी अब दिसंबर तक हमारा आ जाएगा। जैसे हमारे पीजीज हमारे बढ़ते हैं, नया बैच आता है, तो शायद हमारी थोड़ी दिक्कतें कम होगी और हम सब सुविधाओं को सुचारू रूप से चला पाएंगे। वहीं पर्यटन नगरी रानीखेत के राजकीय चिकित्सालय का डीजी हेल्थ तारा आर्या ने निरीक्षण किया है। चिकित्सालय की समस्याओं पर समीक्षा बैठक ली गई। सीएमओ अल्मोड़ा आरसी पंत और चिकित्सालय सीएमएस डॉक्टर संदीप दीक्षित ने स्वागत किया। बता दें कि निरीक्षण के दौरान कुछ चीजों के सुधार के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने बताया कि वे अपने गृह क्षेत्र रानीखेत के चिकित्सालय को भी बेहतर देखना चाहती है। तो डीजी नियुक्त किए जाने के उपलक्ष्य में मेरा रानीखेत आने का मुख्य उद्देश्य ये था कि आज हमारे एमसी पंत, जो कि हमारे प्रोफेसर रहे हैं केजीएमसी लखनऊ के, वो स्वर्गवासी हो चुके हैं। उनके नाम से दून मेडिकल कॉलेज भी मोहनचंद पंजी के नाम से ही प्रख्यापित और वो है नाम से हुआ है। तो मैं आज उनकी स्मृति में यहाँ पे रानीखेत आई हूँ, क्योंकि वो रानीखेत को ही बिलोंग करते थे और सौभाग्य से मैं भी रानीखेत को ही बिलोंग करती हूँ। मेरी रानीखेत जन्मस्थली भी है, कर्मस्थली भी है। मैं यहाँ पे निरीक्षण पे मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सी खामियां हैं जिसको ये डॉक्टर्स सुधार कर रहे हैं, और उन्होंने पहले से इसको काफ़ी सुधार भी किया है, जिसके लिए मुझे संतोष है।
वही खबर लक्सर से है, जहां अवैध खनन का खुला खेल चल रहा है। अवैध खनन से भरे ट्रक और अन्य वाहनों से सड़कों पर बड़े हादसे भी हो रहे हैं। लक्सर के हुसैनपुर के पास मख्याली बस अड्डे पर बड़ा हादसा हुआ। खनन से भरे डंपर आपस में टकरा गए। हादसे में ड्राइवर की जान बाल बाल बची है। ऐसे में अवैध खनन से भरे वाहन लगातार हादसों को न्योता दे रहे हैं। हालांकि ऐसे हादसों को लेकर प्रशासन अब भी मौन बना हुआ है। वही कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरस्वती नदी के तट पर स्थित सिद्धपीठ काली मठ में देवी मां काली की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। साथ ही प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए नजर आए। कांग्रेस नेता ने कहा कि केदारनाथ में कांग्रेस की जीत तय है। फिलहाल इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।